Hello everyone. Welcome to Moona Fairy Tale. किसी शहर में जमाल नामी एक अमीर सौदागर रहता था। उसके घर में रुपए पैसे और किसी भी चीज की कोई कमी न थी। दूर दराज मुल्कों में उसका माल जाता और उसे खूब मुनाफा होता था। जमाल की 2 बेटियां थीं। बड़ी का नाम जहरा और छोटी का नाम मशल था। बच्चियां अभी बहुत छोटी ही थीं कि उनकी मां का इंतकाल हो गया। जमाल को अपनी बीवी फातिमा की मौत का बहुत सदमा हुआ। उसने दोबारा शादी नहीं की, कुछ अपनी मरहुमा बीवी की मोहब्बत में और कुछ इस ख्याल से कि सौतीली मां ना जाने उसकी बच्चियों के साथ कैसा सलूक करे। लेकिन अब वो अपना ज्यादातर वक्त सफर में गुजारने लगा। बच्चियों की परवरिश और देखभाल के लिए एक बूढ़ी आया थी और नौकरों की पूरी फौज उनके इशारों की मुंतजिर रहती। उनका मकान क्या था? एक महल था जहां किसी चीज की कमी न थी, मगर बेजा लाड प्यार ने लड़कियों को बिगाड़ दिया था। दोनों ही निहायत खुदपसंद, जिद्दी, खुदगर्ज और बदतमीज होती जा रही थीं। उनकी बदतहजीबी का ये आलम था कि बेचारे नौकरों की हर वक्त शामत आई रहती। जरा सी बात पर वो कभी किसी के बाल नोच लेती, कभी किसी को काट लेती, तो कभी किसी की डंडों से पिटाई कर लेती। यहाँ तक कि किसी को जला देने से भी बाज ना आती। उनकी शरारतें और जुल्म यहीं खत्म ना होते। जब बाप सफर से घर आता तो वो नौकरों की झूठी सच्ची शिकायतें लगाती, और जब तक जमाल किसी नौकर को सजा न दे देता या उसे पिटवा न लेता वो चैन से न बैठती। सौदागर जब भी सफर से वापस आता तो दुनिया भर के कीमती खिलौने लेकर आता। वो अपने बेजा लाड प्यार से लड़कियों के नखरे उठाता और अपनी गैर हाजिरी की कसर पूरी करने की कोशिश करता, जिससे लड़कियों के दिमाग और भी खराब हो जाते। जरा सा गुस्सा आने पर वो हजारों रुपए के खिलौने उठाकर फेंक देती और घर का कीमती सामान तोड़ डालती थी। न बाप उनको कुछ कहता और ना ही किसी और में उनके सामने बोलने की हिम्मत होती। नौकरों को तनख्वाह अच्छी मिलती थी और हर तरह का आराम भी था। स्याह सफेद के मालिक थे, इसलिए नौकरी छोड़कर नहीं जाते थे। जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती गईं, उनकी बदतमीजियां, बदमजाजियां और मनमानियां बढ़ती गईं। उन्हें घर की तरफ देखने का होश ही न था और वो हर वक्त अपने बनाव सिंगार और आराइश में लगी रहती। बाप ने उन्हें पूरी आज़ादी दे रखी थी और बेटियां बिल्कुल हाथ से निकलती जा रही थीं। बूढ़ी आया कभी समझाने की कोशिश करती तो उसकी शामत आ जाती। वो उसके बाल नोच लेती और मारपीट पर उतर आती। जहरा में फिर भी कुछ लिहाज बाकी था, लेकिन मिशल की नाक में तो नकेल ही न थी। हर वक्त घर में हंगामा बरपा रहता और जितनी देर वो घर में रहती कोई न कोई उसके जुल्म का निशाना बनता रहता। लोग इनके घर आने से कतराते थे, क्योंकि हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी होती है और कोई भी अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। लड़कियां धीरे धीरे जवानी की दहलीज पार करने लगी तो बाप को भी होश आया। यूं भी सौदागर अब बूढ़ा हो चला था। उन्होंने सफर पर जाना कम कर दिया और शहर में रहकर ही कारोबार संभाल लिया। जब जमाल को घर में ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिला तो बेटियों के असल रंग ढंग खुलकर सामने आ गए। वो इनकी बदतमीजी देखकर सख्त परेशान रहने लगे और अब दिल ही दिल में चाहते थे कि किसी तरह इनकी शादी हो जाए ताकि वो अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश हो सकें। लेकिन लड़कियों को तो कोई भाता ही न था। जो भी रिश्ता आता वो उसमें 100 ऐब निकाल कर रख देती। किसी लड़के का रंग उन्हें काला लगता तो कोई फीका शलजम मालूम होता, किसी की आंखें छोटी होती तो किसी की नाक चपटी, कोई बहुत लंबा होता तो कोई बहुत छोटा। अगर किसी की शक्लो सूरत ठीक होती तो उसे तौर तरीके पसंद ना आते। कोई उन्हें गवार लगता तो किसी की हंसी का अंदाज बुरा मालूम होता। गर्ज ये कि वो हर रिश्ते में 1000 नुक्स निकालकर उसे नामंजूर कर देती थी। कई दिनों तक दोनों बहनें आने वाले रिश्तों का मजाक उड़ाती रहती। आखिरकार अल्लाह अल्लाह करके ज़ोहरा की शादी हो गई। लेकिन मिशाल को कोई पसंद ही ना आया। उसकी खुदसरी और बदतमीजियां दिन ब दिन बढ़ती चली गई।
लोग उसके घर में कदम रखते हुए घबराते थे कि ना जाने कब किसकी इज्जत मिट्टी में मिला दे। सौदागर सख्त परेशान थे। बेटी के रंग ढंग और उसकी हरकतों की फिक्र ने उन्हें वक्त से पहले थका दिया था। मिशेल अब अपने बाप की बात भी नहीं सुनती थी। उसकी उम्र 30 बरस के करीब पहुंच रही थी और सौदागर को ये फिक्र लाहक थी कि अगर जल्द उसकी शादी ना हुई तो उसका क्या बनेगा। उसका दिमाग अब भी आसमान पर था और मिजाज किसी से नहीं मिलता था। वो अपनी ही अना के खौल में बंद हो चुकी थी। सौदागर के एक दोस्त का बेटा था आबिद। दोनों दोस्त शराकत यानी पार्टनरशिप में कारोबार करते थे। जब दोस्त का इंतकाल हो गया तो आबिद ने सारा कारोबार संभाल लिया। वो बहुत ही नेक, सादतमंद और समझदार लड़का था। वो जमाल को अपने बाप की जगह समझता था और उनकी बहुत इज्जत करता था। वो जमाल को चचा कहकर पुकारता था। एक दिन उसने सौदागर से कहा, चचा, मैं आपकी बेटी से शादी करने को तैयार हूँ। शर्त यह है कि आप मेरे किसी अमल में दखल न दीजिएगा। सौदागर ने हैरत और हमदर्दी से आबिद की तरफ देखा और कहा, बेटा, वो तो ठीक है, मगर देखो तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी से शादी करके तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। वो किसी तरह भी तुम्हारे लायक नहीं है। आबिद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप उसकी फिक्र ना करें। बस इतना कीजिएगा कि शादी के बाद जैसे ही मैं आपकी बेटी को रुखसत करा के ले जाऊं, आप भी कहीं सफर पर निकल जाइएगा। नौकरों को रुखसत करके मकान को ताला लगा दीजिएगा। अपनी बेटी के नाम तमाम बैंक अकाउंट्स बंद करवा दीजिएगा ताकि वो पैसा ना निकाल सके। सौदागर राजी हो गए। अगले दिन आबिद सौदागर के घर पहुंचा। अभी वो जाकर बैठा ही था कि बावर्ची रोता हुआ आया। पता चला कि सालन में नमक कुछ तेज हो गया था तो बीवी ने पूरी प्लेट उठाकर उसके सर पर दे मारी थी। इतने में एक बिजाज चिल्लाता हुआ आया। बीवी को कोई कपड़ा पसंद नहीं आया तो उन्होंने उसे उठाकर कीचड़ में फेंक दिया था। इसी वक्त एक नौकरानी भी रोती हुई आई। अभी कमरे की सफाई मुकम्मल नहीं हुई थी कि बीवी ने गुस्से में आकर उसकी चोटी ही काट डाली। जमाल ने फौरन बावर्ची को मरहम पट्टी के लिए भेजा, बजाज का नुकसान पूरा किया और नौकरानी को इनाम देकर चुप करवा दिया। फिर वो आबिद की तरफ मुड़े और भराई हुई आवाज में बोले, बेटे, देख रहे हो, ये घर नहीं जहन्नम है। मैं तो अब भी कहता हूँ, बाज आओ, तुम्हें मैं बेटे की तरह समझता हूँ। कोई बाप नहीं चाहेगा कि उसके बेटे को ऐसी बीवी मिले जो उसकी जिंदगी दुश्वार कर दे। वो मेरी बेटी है तो क्या हुआ, मैं जानता हूँ कि वो किसी शरीफ आदमी की बीवी बनने के लायक नहीं है। आबिद ने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, चचा, ये सब आप मुझ पे छोड़ दें। अगले दिन जमाल ने अपनी बेटी मशल से कहा, तुम्हें देखने एक लड़का आ रहा है, जरा तमीज से पेश आना बा। मिशेल अशरफ शरीफ लड़के से निमटने के लिए पूरी तैयारी करके बैठी थी। उसने कई तरकीबें सोच रखी थी कि आने वाले को किस तरह रुस्वा करे और उसे आईना दिखाए कि उसने उसके लिए रिश्ता लाने की हिम्मत कैसे की। अभी वो अपने कमरे में बैठी ये सब सोच ही रही थी कि एक खुश शक्ल और स्मार्ट सा नौजवान आबिद अचानक उसके कमरे में घुस आया और बड़े ड्रामाई अंदाज में घबरा कर बोला, मेरी मिशी जान, मैं तुम्हारे सदके जाऊं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बोलो बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मिशेल हक्का बक्का रह गई। उसकी हालत अजीब थी। कभी वो घबरा जाती और कभी उस आदमी की हरकत पर उसे हंसी आ जाती। उसके होंठों पर मुस्कुराहट देखकर वो आदमी यानी आबिद फौरन बोला, तुम हंस रही हो, इसका मतलब है कि तुम्हें रिश्ता मंजूर है। बोलो, मंजूर है ना? मिशेल को लगा कि कोई पागल कमरे में घुस आया है। वो अपना सारा गुस्सा भूल गई और उसकी दीवानावार अंदाज से पीछा छुड़ाने के लिए बोली, हाँ, मंजूर है। ये सुनते ही वो आदमी रुका नहीं बल्कि खुशी से चिल्लाता हुआ बाहर भागा। निकाह पढ़ा दीजिए, दुल्हन को मंजूर है। वो सीधा बैठक में पहुंचा जहां काजी साहब और गवाह मौजूद थे और उनसे बोला, आप निकाह पढ़ा दीजिए, दुल्हन को मंजूर है। इसकी चीखों पुकार और खुशी की आवाज आंगन में खड़े गवाहों ने भी साफ सुन ली थी। इससे पहले कि मिशेल को सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा होता या वो कुछ समझ पाती, काजी साहब ने निकाह पढ़ा दिया।
निकाह के फौरन बाद आबिद ने सौदागर से कहा, बस चचा, अब बेटी को रुखसत कीजिए और घर को ताला लगाकर चले जाएं। फिर वो दोबारा शोर मचाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और बोला, मशी जान, मैं आपके सदके में कुर्बान, हमारा निकाह हो गया है, चलिए अब अपने घर मिशेल इन तेजी से बदलते हुए हालात पर बुरी तरह हैरान और परेशान थी। जब उस शख्स ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा तो उसने गुस्से से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आबिद ने पलक झपकते ही उसे पीछे से दबोच लिया और उसकी गर्दन पर अपनी गिरफ्त इतनी मजबूत कर दी कि मिशेल को लगा उसकी गर्दन अभी टूट जाएगी। मिशेल के दिल में पहली बार खौफ ने डेरे डाल लिए। उसे लगा कि ये शख्स वाकई पागल है और कहीं उसे जान से न मार डाले। उसने मदद के लिए चारों तरफ देखा, मगर वहां ना कोई नौकर था और ना ही बाप मौजूद था। सारा घर कब्रिस्तान की तरह खामोश था। आबिद उसे ज़बरदस्ती खींचते हुए घर से बाहर ले आया। बाहर एक तरफ एक निहायत शानदार कार खड़ी थी और दूसरी तरफ एक निहायत लागर और मरगेर सा टट्टू। कार के चारों पहियों की हवा निकली हुई थी। आबिद ने हकारत से कार को एक ठोकर मारी और बोला, मेरी मशी जान, ये गाड़ी आपके लायक नहीं है। मैं आपके लिए ये शाही सवारी लाया हूँ। अब इसी पर घर चलते हैं। आबिद ने निहायत सख्ती से मिशेल को पकड़कर उस मरगील टट्टू पर बिठाया और खुद उसके पीछे सवार हो गया। फिर उसने बेदर्दी से 2-3 चाबक टट्टू को रसीद किए और वो नहीफ सा जानवर आहिस्ता आहिस्ता लड़खड़ाता हुआ चलने लगा। टट्टू के हर झटके के साथ मिशेल का दिल डूब रहा था। उसे अब पुख्ता यकीन हो चला था कि वो किसी खतरनाक पागल के हत्थे चढ़ गई है, जो ज़रा सी मुखालिफत या ज़बान दराजी पर उसका गला काटने से भी गुरेज नहीं करेगा। मिशेल खौफ के मारे बिल्कुल खामोश हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब नौकर चाकर और उसका बाप कहाँ गायब हो गए और ये पागल आखिर कहाँ से नाजिल हो गया। पूरे रास्ते आबिद टिट्टू को चाबक मारता रहा और हर बार मिशेल की तरफ, जो खुद खौफ से कांप रही थी, देखकर तमस्खुर से कहता, अरे क्या आपके चोट लग गई? माफ कर दीजिएगा मेरी मशी जान, ये जानवर नालायक है, बहुत बदतमीज है। वो उसे सुनसान और वीरान रास्तों से गुजारता हुआ एक छोटे से मकान पर ले आया, जिसकी शक्ल किसी कैद खाने जैसी थी। कमरों की खिड़कियों में लगी मोटी लोहे की सलाखें देखकर मिशेल का बचा खुचा हौसला भी जवाब दे गया। वो बुरी तरह खौफजदा हो चुकी थी। उसने अपने दिल में फैसला कर लिया कि इस वक्त खामोश रहना ही आफियत है, वरना ना जाने ये पागल गुस्से में आकर क्या कर बैठे। उसकी ज़बान, जो दूसरों पर कैंची की तरह चलती थी, अब खौफ के मारे तालू से चिपक गई थी। मकान के कमरे में एक बान का पलंग था जिस पर दरी बिछी थी, एक कुर्सी और कोने में सुराही और ग्लास रखा था। कमरे में पंखा तक न था। छत से एक छोटा सा बल्ब लटक रहा था और पलंग पर हाथ का पंखा रखा था। आबिद बोला, आप यहाँ बैठे मेरी मशी जान, मैं आपके सदके में कुर्बान। आप थक गई होंगी, यहाँ आराम करें, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं अभी आता हूँ। मिशेल ने इत्मीनान की एक गहरी सांस ली कि चलो इस पागल से थोड़ी देर के लिए तो पीछा छूटा, लेकिन ये सुकून महज आर्जी था। वो लड़की जो अपने मकान की शाही ख्वाबगाह में मखमल और रेशम के गद्दों पर सोने की आदी थी, आज एक ऐसे बान के पलंग पर बैठी थी जिसे उसके नौकर भी इस्तेमाल करना पसंद न करते। मजबूरन वो इसी बिस्तर पर ढेर हो गई। उसके जिस्म का जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था और गर्मी की शिद्दत ने उसकी तकलीफ में मजीद इजाफा कर दिया था। मगर यहाँ तो हाथ का पंखा था जिसे उसने जिंदगी में कभी छुआ तक न था। आज वही पंखा उसे मजबूरन इस्तेमाल करना पड़ा, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर में उसकी नाजुक हथेलियों पर छाले पड़ गए और खून रिसने लगा। उसने सुराही से पानी पिया। उसे शदीद भूख लगी हुई थी क्योंकि सुबह से उसके पेट में एक दाना भी न गया था। उसके बाप ने आने वाले मेहमान के लिए तरह तरह के पकवान तैयार करवा रखे थे। कभी उसे शदीद गुस्सा आता और जी चाहता कि ये सुराही, ग्लास और पंखा उठाकर फेंक दे, लेकिन फिर उसे आबिद का पागलपन और अपने जिस्म पर चाबुक के निशानात याद आ जाते। यही सब सोचते सोचते आखिर उसकी आंख लग गई। सच है कि नींद तो कांटों पर भी आ जाती है। ना जाने वो कितनी देर सोई होगी। जब आंख खुली तो उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। कमरे में अंधेरा फैल चुका था, गले में कांटे पड़ रहे थे और नकाहत से आंखें खुली जा रही थीं। उसने सुराही से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और दीवानावार दरवाज़ा हिलाकर देखा, मगर वो मजबूती से बंद था। खिड़की के बाहर फैले गहरे अंधेरे
और रात के सन्नाटे से उसे हौल आने लगा। आखिरकार हार कर वो उसी बांध के बिस्तर पर बैठ गई जिसकी खटमलों ने दोपहर में ही उसे बेहाल कर दिया था। रात चढ़ी तो मच्छरों के लश्कर ने उस पर हल्ला बोल दिया। शदीद गर्मी, मच्छरों की भनभनाहट, खटमलों की यलगार, जानलेवा भूख, गहरा अंधेरा और अनजाना खौफ, ये वो हालात थे जिनका तसव्वुर उसने कभी ख्वाब में भी न किया था। जब बेबसी और बेचारगी अपनी इंतहा को पहुंची तो उसका सारा गुरूर आंसू बनकर बह निकला और वो फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन वो जानती थी कि यहाँ उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं और रोने से मसाइल हल नहीं होते। न जाने किन कर्बनाक लम्हों में रोते धोते आखिर सुबह हुई। सुबह हुई तो दरवाजे की जंजीर हिलने की आवाज़ आई। आबिद कमरे में दाखिल हुआ। उसके एक हाथ में मिट्टी का एक प्याला था जिसमें कड़क चाय थी और दूसरे हाथ में डबल रोटी के चंद टुकड़े। आबिद ने एक मसनूई सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सुबह बखैर मशल जान, मैं आपके सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं। बताइए रात कैसी गुजरी? मुझे तो बिल्कुल ख्याल ही नहीं रहा कि आप भूखी होंगी। काम में ऐसा उलझा कि पता ही न चला कब सुबह हो गई। देखिए, मैं आपके लिए खास सोंधी सोंधी चाय अपने हाथों से बनाकर लाया हूँ। चलिए अब जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। मशल का जी तो चाहा कि चाय का गरम प्याला उसके मुंह पर दे मारे, लेकिन एक तरफ आबिद के थप्पड़ का खौफ था और दूसरी तरफ भूख अपनी आखिरी हदों को छू रही थी। उसने जब्त से काम लिया और चुपचाप डबल रोटी के खुश्क टुकड़े चाय में भिगोकर हलक से उतारने लगी। वो लड़की जिसके नाश्ते की मेज़ दुनिया भर की नेमतों से लदी होती थी और ज़रा सी कमी बेशी पर जो प्लेटें उठाकर फेंक दिया करती थी, आज मिट्टी के प्याले में सूखी रोटी पर गुजारा कर रही थी। अपनी इस बेबसी और मजबूरी पर उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे, जबकि आबिद सामने कुर्सी पर बैठा खामोशी से उसके गिरते हुए आंसुओं और टूटते हुए गुरूर का मुशाहिदा कर रहा था। नाश्ते के बाद मिशेल ने डरते डरते आबिद की तरफ देखा, जो इत्मीनान से हाथ में पकड़ा चाबुक घुमा रहा था। उस लहराते हुए चाबुक ने मिशेल के दिल में खौफ की एक लहर दौड़ा दी, मगर उसने हिम्मत मुजतमा करके दबी आवाज में कहा, मैं अपने अब्बा के पास जाना चाहती हूँ। आबिद ने एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मिशी जान, आपके अब्बा तो अब तक एक तवील सफ़र पर निकल चुके होंगे। उन्हें तो अब इस बात का पूरा इत्मीनान होगा कि उनकी लाडली बेटी अपने घर की हो गई है। मिशेल ने दिल ही दिल में जलकर सोचा, खाक अपने घर की हो गई हूँ, मैं तो अपने घर से बेघर हो गई हूँ। लेकिन आबिद के हाथ में चाबुक देखकर जबान से एहतजाज करने की हिम्मत न हुई। बस इल्तिजाइया लहजे में इतना ही कह सकी, खुदा के लिए मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। आबिद एक बार फिर उसी मखसूस तंजिया मोहब्बत के साथ बोला, मिशी जान, मैं आपके सदक़े जाऊं, कुर्बान जाऊं। अब यही आपका घर है और मैं ही आपका सब कुछ हूँ। उस पुराने घर को तो आपके वालिद साहब ताला डालकर हमेशा के लिए कहीं चले गए हैं और तमाम नौकरों की भी छुट्टी कर दी गई है। मिशेल ये सुनकर धक से रह गई, गोया उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। वो अभी कुछ और कहना ही चाहती थी कि आबिद खड़ा हो गया। अच्छा मिशेल जान, अब मैं चलता हूँ, आप आराम कीजिए, अब हमारी मुलाकात शाम को होगी। आबिद की बात सुनकर मिशेल का गोया दम ही निकल गया, यानी उसे इस हब्सज़दा कमरे में बगैर बिजली के पंखे के शाम तक अकेले सड़ना पड़ेगा। उसने अपनी अना को एक बार फिर कुचला और निहायत धीमी और इल्तिजाई आवाज़ में कहा, यहाँ गर्मी बहुत है, कम से कम एक पंखा तो लगवा दीजिए। आबिद ये सुनकर यूं चौंका जैसे उसे वाकई इस बात का इल्म ही ना हो, और हैरत के मसनूई तासुरात के साथ बोला, पंखा नहीं है। बड़े नालायक हैं ये लोग। मैंने बिजली वाले को ताकीद की थी कि हमारी दुल्हन आ रही है, यहाँ पंखा लगा दे। ये कहकर आबिद बाहर निकला और बाहर से दरवाजे को मजबूती से ताला लगाकर चलता बना। मिशेल एक बार फिर तपती हुई दोपहर और अपनी किस्मत के मातम के लिए तन्हा रह गई। शाम को जब आबिद वापस आया तो उसके साथ एक नौकर था जिसने लजीज खानों से सजा हुआ एक बड़ा सा ख्वान उठा रखा था। नौकर ने ख्वान एक स्टूल पर रखा और खामोशी से वहीं खड़ा हो गया। ख्वान से उठती खुशबुओं ने मिशेल के हवास पर गलबा पा लिया। ठहरिए, पहले मैं चक्कर देख लूं कि ये मेरी मिशी जान के खाने के लायक है भी या नहीं। ये बड़ी नाजुक मजाज है। आबिद ने एक एक करके हर प्लेट से दो दो निवाले खाए। जानबूझकर मुंह बनाया और नौकर को डांटने लगा, ये क्या बेहुदा खाना पकाया है तुमने? तुम जानते नहीं हमारी बेगम कैसी शाहाना खुराक की आदी है। वो एक एक करके बेहतरीन पकवान मुस्तरद करता रहा, यहाँ तक कि आखिर में सिर्फ एक कटोरे में पतली सी दाल और 2 खुश्क रोटियां बचीं।
उसने वो कटोरा और रोटी मिशेल के आगे धकेल दी और निहायत मासूमियत से बोला, मिशी जान, क्या बताऊं, ये नौकर बहुत नमक हराम है। इसे आपकी शान के मुताबिक खाना पकाना ही नहीं आता। अब मजबूरी है, आज आप इसी से काम चला लें, कल मैं इसे खुद तमीज़ सिखाऊंगा। मिशेल ने हसरत भरी नज़रों से सामने पड़ी पतली दाल और सूखी रोटी को देखा और सोचा कि अभी तो पहाड़ जैसी लंबी रात काटना बाकी है। अगर ये खाना भी हाथ से चला गया तो वो भूख की शिद्दत से जान दे देगी। सुबह से उसके पेट में एक दाना तक न गया था। चुनांचे उसने अपनी सारी अना को एक तरफ रखा और खामोशी से वो रूखी सूखी रोटी दाल के साथ हल्क से उतारने लगी। जैसे ही उसने आखिरी लुकमा ख़त्म किया, आबिद एक लफ्ज़ कहे बगैर नौकर के साथ कमरे से बाहर निकल गया और एक बार फिर ताले की आवाज़ सुनाई दी। 2 दिन इसी कठिन सूरत हाल में गुजर गए। तीसरे दिन आबिद के रवैये में एक मामूली सी तब्दीली आई। वो कमरे के दरवाजे को ताला लगाने के बजाय अब सहन के बैरूनी दरवाजे को ताला लगा कर गया, जिसके कोने में एक छोटा सा बावर्ची खाना भी था, जहां ज़रूरत का कुछ सामान मौजूद था। वहां मिट्टी के तेल का एक चूल्हा रखा था, मगर उसे देखकर मिशेल की बेबसी मज़ीद बढ़ गई। उसे खाना पकाना तो दूर की बात, चूल्हा जलाना तक नहीं आता था। उसने माजी में अपने घर के बावर्ची खाने में नौकरों को चूल्हा जलाते हुए दूर से देखा तो था, मगर खुद कभी उसे छूने की जहमत नहीं की थी। भूख लगी तो चूल्हा जलाने की कोशिश की, कभी आग भड़क जाती तो कभी बुझ जाती। इस कोशिश में उसके हाथ जले और आगे के बालों की एक लट भी झुलस गई, लेकिन चूल्हा ना जला। उसका जी चाहा कि सब कुछ उठाकर फेंक दे, लेकिन फिर डर गई कि आबिद आकर न जाने क्या सुलूक करे। अपनी बेबसी पर उसे रोना आ गया। कम वक्त घर भी ऐसा बना था कि कहीं से निकलकर भागने की गुंजाइश न थी। बैंक में उसके नाम पर लाखों रुपए पड़े थे, मगर वो एक रोटी की मोहताज थी। आखिर कुछ गाजर मूली खाकर पेट भरा और आकर पलंग पर लेट गई। 3 दिन गुजर चुके थे, उसने कपड़े भी नहीं बदले थे। कहाँ वो दिन में 10 जोड़े बदला करती थी और एक बार पहना हुआ जोड़ा दोबारा नहीं पहनती थी, बल्कि नौकरों को दे देती थी। और कहाँ अब 3 दिन से एक ही जोड़ा पहने हुए थी, जो पसीने से बसा हुआ था। चौथे दिन आबिद आया तो अपने साथ एक बाजार को भी लाया और बोला, मेरी मशी जान, मैं आपके सदक़े में कुर्बान। आपने कई दिन से लिबास तब्दील नहीं किया है। मैं दर्जी को साथ लाया हूँ, आप कपड़े पसंद कर लें। दर्जी ने कपड़ों के थान खोलने शुरू किए। रेशम, अतलस और कमखाब के कुछ नफीस डिज़ाइन मिशेल को पसंद आ गए। उसने अपनी साबका ज़िंदगी की झलक देखते हुए पुरजोश होकर कहा, हाँ, ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है। मैं तो बहुत दिनों से ऐसे ही कपड़ों की तलाश में थी। आबिद ने एकदम से माथे पर तेमरियां चढ़ाईं और बोला, ये घटिया डिज़ाइन आप पहनेंगी? नहीं मिशी जान, ये आपके लायक बिल्कुल नहीं है। उसने वो कीमती कपड़े उठाकर हकारत से फर्श पर फेंक दिए और दर्जी पर चिल्लाते हुए कहा, कैसा रद्दी कपड़ा लाए हो जो हमारी बेगम के मियार पर पूरा नहीं उतर रहा, कुछ और दिखाओ। दर्जी एक से बढ़कर एक कीमती कपड़ा दिखाता रहा और आबिद हर थान को रद्दी कहकर फेंकता रहा। दर्जी को पहले ही आबिद ने ये कहकर तगड़ा मुआवजा दे दिया था कि तुम्हारा जो भी नुकसान होगा मैं पूरा कर दूंगा। आखिरकार आबिद ने एक सस्ती सी और खुरदरी सूती छींट का थान उठाया और चेहरे पर मसनूई खुशी लाते हुए बोला, मिशी जान, ये है आपके लिए असल मुनासिब कपड़ा, मैं आज ही इसे सिलवा कर लाता हूँ। आबिद दर्जी के साथ बाहर निकल गया और मिशेल के पास अपनी बेबसी और उस भद्दी सी छींट पर रोने के सिवा कोई चारा न रहा। अगले ही दिन वो कपड़े सिलकर आ गए, लेकिन वो लिबास क्या थे, बस कपड़े के बेढंगे टुकड़े थे। उनमें ना तो कोई जदीद तराश खराश थी और ना ही किसी फैशन का नामो निशान। वो बिल्कुल एक गरीब देहाती लड़की का पहनावा लग रहे थे। मिशेल, जो कभी शहर की सबसे ज़्यादा फैशनेबल और स्टाइलिश लड़की समझी जाती थी और जिसके कपड़ों की नकल पूरा शहर करता था, आज उसने बिना किसी चूं चरा के खामोशी से नहाकर वो खुरदरा लिबास पहन लिया। उसकी खामोशी इस बात की गवाही थी कि अब उसके अंदर का वो ज़िद्दी इंसान मर चुका है, जो छोटी छोटी बातों पर आसमान सर पर उठा ले। 2 महीने गुजर गए। धीरे धीरे कुछ सहूलतें मिलना शुरू हुईं। मसलन कमरे में पंखा लग गया और एक मुअम्मर बूढ़ी मुलाजमा भी आ गई जो उसे सादा सा खाना पका देती। लेकिन मिशेल बाहर की दुनिया देखने को तरस गई थी। उसका सारा गुस्सा, बदतमीज़ी और गुरूर अब ख़त्म हो चुका था। वो आबिद के इशारों पर नाचने लगी थी। 3 माह बाद जब मिशेल बिल्कुल सीधी हो गई तो एक दिन आबिद एक अटैची केस लेकर आया
और मिशेल से कहा, इसमें कुछ कपड़े हैं, जाओ गुस्ल करो और एक अच्छा सा जोड़ा पहन लो। मिशेल अटैची केस लेकर कमरे में आई और उसे खोलकर देखा तो हैरान रह गई। इसमें आला दर्जे के कीमती और खूबसूरत जोड़े रखे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहना करती थी, बल्कि शायद उनसे भी ज़्यादा कीमती। साथ में सिंगार का सामान और ज़ेवरात भी मौजूद थे। मिशेल को बड़ी देर तक तो यकीन ही नहीं आया कि ये सब मेहरबानी उसके लिए है। फिर उसे अचानक डर लगा कि कहीं आबिद अपना इरादा बदल ना दे, इसलिए उसने फ़ौरन एक अच्छा सा जोड़ा निकाला, गुस्ल किया। बहुत दिनों बाद उसने सिंगार किया और ज़ेवरात पहने। जब वो तैयार होकर बाहर आई तो आबिद थोड़ी देर के लिए मबहूत रह गया। वो खूबसूरत तो थी ही, मगर पहले गुरूर और बदतमीजी ने उसका सारा हुस्न बिगाड़ दिया था। अब जो वो इंसानियत के जामे में आई थी तो सचमुच बेहद हसीन लगने लगी। आबिद उसे लेकर बाहर आया, जहां एक शानदार कार मौजूद थी। आबिद उसे साथ लेकर एक निहायत आलीशान और खूबसूरत बंगले में पहुंचा। मिशेल को ये सब किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। ये किसका घर है? मशी जान, ये तुम्हारा बल्कि हमारा घर है। मिशेल ने हैरानी से पूछा, तो फिर वो किसका घर था जिसमें मैं इतने दिन रही? आबिद ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तुम्हारी इम्तिहान गाह थी, वहां से कामयाबी के साथ गुजर कर ही तुम यहाँ तक। बातें करते हुए दोनों अंदर आए तो मिशेल के लिए एक और हैरत का सामान मौजूद था। बैठक में उसके वालिद, बहन जहरा और बहनोई मौजूद थे। मिशेल उनसे ऐसे मिली जैसे सदियों से बिछड़ी हुई हो। सौदागर अपनी बेटी के बदले हुए रंग ढंग देखकर हैरान थे। उन्होंने उसे और आबिद दोनों को गले से लगाया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। जब दोनों बहनें अंदर चली गईं और सौदागर शुक्राने के नफल पढ़ने चले गए तो दोनों हमजुल्फ आबिद और जहरा के मियाँ तन्हा रह गए। जहरा के मियाँ ने आबिद से मजाकन पूछा, क्यों मियाँ, कितने जूते रोज खाते हो? जूते खाने वाले और होते होंगे, हम तो हुक्म चलाते हैं। रहने दो यार। मुश्तरी की बदमजाजी से एक जमाना वाकिफ है, जाकर किसी और को बनाना। हाथ किंगन को आरसी किया। हम दोनों अपनी अपनी बीवियों को बुलाते हैं, देखते हैं पहले किसकी बीवी आती है। जाओ, हमारी बेगम से कहो कि हमने बुलाया है। बीबी, आपके साहब बुला रहे हैं। उनसे कह दो अभी आ जाऊंगी। इतने दिनों बाद बहन से मिली हूँ, बातें कर रही हूँ। बीबी, आपको साहब बुला रहे हैं। ये सुनते ही मिशेल फौरन उठकर भागी। जहरा उसे रोकती रह गई, लेकिन वो बोली, नहीं आपा, वो नाराज हो जाएंगे। 2 मिनट के अंदर मिशेल मियाँ के बुलावे पर बैठक में पहुंच गई। आबिद अपनी बेगम से बोला, मुशी जान, मैंने ये कहने के लिए बुलाया है कि मेहमानों के लिए खाना लगवा मिशेल ने अदब से जवाब दिया, जी अच्छा, और ये कहकर फौरन किचन की तरफ चली गई। आबिद अब जहरा के मियाँ की तरफ मुड़ा और बोला, अब क्या कहते हो भाई? यार आबिद, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया। मैं शर्त हार गया। अब तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। भाई, मैं आपसे क्या मांगूंगा, आप बड़े हैं। बस एक नसीहत याद रखना, बेगम के साथ प्यार मोहब्बत से तो रहो, लेकिन उसे सर पे मत चढ़ाओ। अगर तवाजुन रखोगे तो हमेशा खुश रहोगे। सब्सक्राइब करें मुना फॉय टेल को और घंटी का बटन दबाएं।